वेलकम दोस्तों। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे प्रोग्राम में। आपके सवाल इस बार एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है हम लोगों के सामने, जिसका ताल्लुक बेसिकली मुस्लिम मुआशरे से है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं और जो जेंट्स हैं यानी कि जो उसमें दूल्हा है उसकी वो सेकंड मैरिज है और वो इस मैरिज के बारे में किसी और को नहीं बताते हैं, यानी कि अपनी फर्स्ट वाइफ को या आम लोगों को, जबकि मतलब जो मैरिज हो रही है वो लड़का लड़की आपस में रजामंद हैं, वली की भी इजाजत है, महर भी तय हो रहा है, निकाह भी हो रहा है, सारी बातें हैं, लेकिन फर्स्ट वाइफ या आम लोगों को ये बात नहीं पता बताई जा रही है या नहीं पता है। तो ऐसी मैरिज का के लिए इस्लाम में क्या हुक्म है और क्या उसका स्टैंड होगा इस्लाम की लाइट में, रोशनी में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें हसन भाई ऐसा है कि जो इस तरह की मैरिज है जिसमें दो विटनेसेस मौजूद हैं और वली की रजामंदी भी है और महर भी तय हो गया है और ऑफर और एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, ना फर्स्ट वाइफ को मालूम है और ना जनरल पब्लिक को मालूम है। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो हदीसें हैं उन हदीसों को हम देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें स्कॉलर्स का क्या कहना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमको तिरमिज़ी की हदीस मिलती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अनाउंस द मैरिज, मेक इट इन मॉस्क एंड प्ले द डफ, यानी मैरिज को अनाउंस करो, बताओ, उसको मस्जिदों में करो और उसमें डफ जो है वो प्ले करो। डफ बेसिकली एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्लाम में अलाउड है, जो पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है डफ, तो उसको प्ले करो। फिर एक और हदीस है अहमद अल हकीम में सही हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनाउंस द मैरिज, यानी मैरिज को अनाउंस करो। इसी तरह से तिरमिज़ी की हदीस है, अल निसाई की हदीस है और इब्न माजा की है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन अ लॉफुल एंड अनलॉफुल मैरिज इज द बीटिंग ऑफ द डफ एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द मैरिज। यानी एक जायज़ और नाजायज़ मैरिज में जो फ़र्क है वो बीटिंग ऑफ द डफ है, यानी डफ उसमें बजाया जाए, और पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक में उसका ऐलान होना उस मैरिज का, ये जो है ये डिफरेंस बताया है। अब अगर हम इन हदीस के रोशनी में देखते हैं कि हमारे स्कॉलर्स ने इस पे क्या कमेंट्री की है, उन्होंने क्या इससे नतीजा निकाला है, तो हम जानते हैं कि इस्लाम में 4 पॉपुलर जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, शाफी, मलिकी और हम्बली। इसमें जो हनफी, शाफी और मलिकी हनफी, शाफी और हम्बली का जो स्टैंड है वो ये है कि जो अनाउंस करना है, पब्लिक में अनाउंस करना है, जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि बाकी कंडीशंस मौजूद हैं, वहाँ पे पब्लिक में अनाउंस करना जो है वो इनकरेज्ड है, और जो इसको नहीं करता है तो वो चीज़ मकरूह है। यानी अनाउंस करने का इनकरेजमेंट किया गया है, बेहतर है कि अनाउंस किया जाए, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो ये डिस्करेजमेंट है, लेकिन हराम नहीं है। मैरिज अपने आप में वैलिड है। लेकिन अगर हम इसमें मलिकी फ़िक़्ह का देखें और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का भी यही व्यू था कि अगर इन हदीसों की रोशनी में कि अगर मैरिज को पब्लिक में अनाउंस नहीं किया जा रहा है तो ये हराम है। तो बेसिकली अगर आप कोई सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक को मनाना, अनाउंस करना, उस मैरिज को पब्लिक करना जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, मतलब आपको करना ही करना है। तो ये 2 ओपिनियंस जो हैं और जो ये हदीसें हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। ये बेसिकली हमारे स्कॉलर्स ने इन हदीसों की रोशनी में ये इसमें कहा है। तो काशिफ भाई, इसमें एक अगला सवाल मेरा ये है कि जब एक ओपिनियन जो है इस तरीके की मैरिजेस के अलाउड होने के लिए भी है, मकरूह होने के साथ साथ, फिर भी हम देखते हैं कि आज के ज़माने में ज़्यादातर उलमा, चाहे वो किसी भी उसके फ़िरक़े के हों, वो जनरली जो है वो इस तरीके के लिए की मैरिजेस के लिए कतई मना करते हैं लोगों को, और इसको जो है एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि मतलब कि पूरी तरीके से हराम ना कह के, लेकिन हर तरीके से चाहते हैं कि इस तरीके की मैरिजेस ना हो। उसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली जो हसन भाई, इसमें जो बेसिकली इसके हिकमत है इन हदीसों की जो हमने पढ़ी थी, और जो अगर हम इनकरेज वाली भी व्यू भी माने कि इसमें इनकरेज किया गया है कि आप अनाउंस करें, तो उसका जो बेसिकली रीज़न है वो जो कुरान की चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 है, जिसमें आता है कि इफ़ यू फियर दैट यू शुड नॉट बी एबल टू डील जस्टली विद द ऑर्फन्स,
marry women of your choice, 2, 3 or 4, but if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one, or that which your right hand possesses. अब बेसिकली इसमें जो है वो इस आयत में मोर देन वन मैरिज की ऑल्दो परमिशन दी गई है, लेकिन वो परमिशन विद अ कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आप उन वाइफ्स के बीच में जस्ट रहें. अगर आप उन वाइफ के बीच में जस्ट नहीं रहते हैं तो आप बेसिकली आपके ऊपर गुनाह पड़ेगा. इसके लिए एक और हदीस भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन अ हस्बैंड हैज टू वाइफ्स एंड डज नॉट एक्ट जस्टली बिटवीन देम, he will come on the day of judgment with the side of his body hanging down as a form of punishment. यानी अगर कोई हस्बैंड है जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं और वो उनके बीच में जस्ट नहीं है, तो वो क़यामत के दिन जो है वो ऐसे उठेगा कि उसकी एक साइड की बॉडी जो है वो हैंग कर रही होगी, यानी वो नॉर्मल तरीके से नहीं उठेगा. इसलिए जो है वो स्कॉलर्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिस्करेज करते हैं कि आप इस तरह की मैरिजेस ना करें. अब ये जस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसमें, अगर हम मैं एक लिंक दे दूंगा इसमें जिसमें ये चीज डिटेल में डिस्कस है. इस्लाम वेद पे इसका फतवा है जिसमें बेसिकली है that it is permissible for a man to marry a second, third or fourth wife if he is able to carry out the rites of marriage, taking into account being just between the wives in regards to spending the night with them, and it is not permissible for him to prefer one wife over the other wives by spending more nights with her than with his other wives. और इसमें हम देखते हैं एक और फतवे में इन्होंने दे रखा है कि the justice that is due on the husbands includes obligatory marriage and maintenance and the spending of night with them. यानी आपके पास जो बेसिकली आपको ऑब्लिगेटरी मेंटेनेंस जो आपको वाइफ को देना था वो आप दोनों को दीजिए, और जो बेसिकली नाइट स्पेंड करनी है वो आपको एकदम बराबर स्पेंड करनी है. आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं और दूसरे को कम दे रहे हैं. एक के साथ आप कई रातें बिता रहे हैं और दूसरे के साथ नहीं बिता रहे हैं या कम बिता रहे हैं. ये इनजस्टिस होगी और क्लियरली हराम हो जाएगा. और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी देखते हैं कि उन्होंने वो अपनी हर बीवी के साथ जो है वो उन्होंने नाइट फिक्स कर रखी थी, और वो एक के बाद एक जो है वो जिस बीवी का वो रात होती थी उसी पे जाते थे. हाँ, इसमें एक ऑप्शन है विच इज इफ अ वाइफ, अगर कोई वाइफ अपनी तरफ से अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से अपनी कोई रात देना चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन विदाउट एनी प्रेशर. आप किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर या किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर आप उनके ऊपर ना डालें. वो अपनी मर्जी से खुद ही देना चाहें तो वो दे सकती हैं. अदरवाइज अगर आप ये नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो बेसिकली आप उनको राइट्स नहीं दे रहे हैं, एंड ये प्रॉब्लमैटिक है. तो इवन अगर आप पहली वाली ओपिनियन ले रहे हैं कि वो मकरूह है, लेकिन अगर आप राइट्स उसके बाद पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो हराम हो जाएगा. जिस केस में आपको अनाउंस करना और पहली वाइफ को बताना फर्ज हो जाएगा ताकि आप अपनी वाइफ्स के बीच में जस्ट हो पाएं. तो कशिफ भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए बाई चांस कोई ऐसा शख्स है जिसने इस तरीके की मैरिज कर ली है और उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं बताया है, वो सोच रहा है कि मैं फर्स्ट वाइफ को बता दूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, हो सकता है कि डिवोर्स ही हो जाए. तो उसको ऐसे वक्त में इस्लाम के ऊपर के हिसाब से क्या काम करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे उसकी आखिरत खराब ना हो? देखिए हसन भाई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक गलती तो समझ लीजिए उनसे हुई है और उनको ये जो है सीक्रेट मैरिज पहले नहीं करनी चाहिए थी. ये सब चीज़ें इंसान को मैरिज से पहले सोचनी चाहिए. और जैसे कि कुरान की आयत है कि आपको जस्ट होना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए. जो सेकंड मैरिज करना चाह रहा है उसको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हम ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो गुनहगार बनेंगे. तो पहले तो उनसे ये गलती हुई कि अगर उन्होंने ये नहीं सोचा पहले और वो इसमें चलेगा तो ये ऑलरेडी उनसे ये गलती हो चुकी है. अब इसमें हम ये देखते हैं कि कुरान के चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 129 कहती है कि इफ you are never able to be fair and just as between women, even if it is your ardent desire, but turn not away from a woman altogether so as to leave her as it were hanging in the air. If you come to a friendly understanding and practice self-restraint, God is forgiving, most merciful. यानी यहाँ पे अल्लाह कहता है कि तुम कभी भी औरतों के बीच में एकदम 100% जस्ट नहीं हो सकते.
ये बेसिकली इसमें उलमा कहते हैं कि ये उन चीज़ों की बात कर रहा है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे किसी के लिए लव हो गया या कुछ हो गया, वो चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। इसमें फिर आगे अल्लाह कहता है कि टर्न नॉट अवे फ्रॉम द वुमन ऑल टुगेदर, मतलब अगर आप किसी वजह से जस्ट नहीं हो पा रहे हो या उसमें कमी रह जा रही है, तो इसके चक्कर में आप किसी को छोड़ के एकदम जो है वो एकदम अलग ना हो जाओ। अब आपको बेसिकली करना क्या है कि अब आपको ये गोल बना लेना है कि हमें ये जिस प्रॉब्लम में हम ऑलरेडी आ गए हैं अपनी एक गलती की वजह से, और जो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी आ गई है, हमको इसको धीमे धीमे जो है वो सॉल्व करना है। तो एक गोल ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम समहाउ सॉल्व तो करनी है। अगर हम अपनी सेकंड वाइफ को फुल राइट्स नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए एज डे पासिंग बाय हम मतलब और गुनहगार होते जा रहे हैं, और हमें उसको उसके राइट्स देने हैं। अदरवाइज जैसे कि हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ऐसे भी लोग होंगे जो इबादतें बहुत लेके आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने लोगों के राइट्स नहीं दिए होंगे और लोग राइट्स वहां पे डिमांड करने लगेंगे, और फिर वो जो उन्होंने अच्छे काम किए होंगे उसमें से वो उनकी गुड डीड्स जो है वो उठा के जो है वो उनको दी जाएंगी, या फिर उनकी जो डिमांड कर रहे होंगे उनकी बैड्स इनके ऊपर डाली जाएंगी। तो हमें ऐसे पर्सन को ये डरना चाहिए कि अगर हम अपनी बीवी को राइट्स नहीं दे रहे हैं और वो क़यामत के दिन अगर वो राइट्स का डिमांड करने लगी, तो फिर हमारे जो बाकी अच्छे डीड्स हैं उनका क्या होगा। तो हमें ये गोल बना देना चाहिए कि हमको समहाउ इसका सॉल्व तो करना ही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फौरन एकदम से खड़े होके जो है वो बिना कुछ सोचे समझे जाके सीधे पहली वाइफ को बता दें और प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। आपको समहाउ इसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो आपके घर के एल्डर्स हैं, आप उनसे डिस्कस करिए कि इसको किस तरह से रखा जाए, या अपने फ्रेंड से या उलमा के साथ बैठिए या काउंसलर के साथ बैठिए, ये समहाउ उसको, लेकिन आपको गोल बनाना है। आपको गोल बनाना है, चाहे वो उसमें टाइम पीरियड लेके चलना है, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 15 डेज हो, लेकिन लेके चलना है कि आपको इसको सॉल्व करना है और उस पाथ में ले डालना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। और स्पेशली जब आज बाकी आगे चल के आपकी औलाद होगी, तो भी वो ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि आप उसको बराबर राइट्स अपने जो बच्चों के राइट्स आपके ऊपर बनते हैं वो आप पूरी तरह से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अगर आप वाइफ के ही अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर बेसिकली लास्ट पॉइंट यही है कि आपको इसके लिए वर्क करना है, एंड फॉर दैट आपको उसका टाइम पीरियड सेट करना चाहिए। आपको काउंसलर की ज़रूरत है तो काउंसलर के करना चाहिए। आपको अगर घर में बड़े लोगों के साथ डिस्कस करना है तो उनके साथ करिए, उलमा के साथ डिस्कस करना है तो उलमा के साथ डिस्कस करिए, लेकिन समहाउ वर्क करिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें काशिफ भाई मेरा एक सवाल ये था कि अगर मान लीजिए जो भी शख्स ऐसी शादी कर रहा है, एक्सेप्शन केस हम छोड़ देते हैं, यानी कि 1000 में कोई एक ऐसा केस हो जिसके ऊपर ये सारी बातें लागू हो जाएं, लेकिन 999 केसेस यही होंगे कि जो शख्स अगर इस तरीके की शादी कर रहा है उसको पहले से पता होगा कि वो जो है वो हकूक नहीं पूरे कर सकता दूसरी वाइफ के, क्योंकि वो पहली वाली वाइफ को क्या बताएगा जब वो छुपा रखा है उसने रिश्ता, तो क्या बताएगा कि वो कहाँ जा रहा है, और ना ही वो उसको सेकंड वाइफ को लेके पब्लिक में निकलेगा, ना ही उसके बच्चों के साथ वो पब्लिक में निकलेगा। बहुत सारे मसले इस तरीके के। तो अगर ये पूरी बात जो होने वाली, जो कि पता है इंसान को कि ये होगी, अगर ये बात रख के किसी आलिम से, उस आलिम से जो कि इसको अलाउड की कैटेगरी में रखते हैं, अगर कोई शख्स ये बात जाके पूछ ले कि साहब हम करना चाहते हैं इस तरीके से, और भले ही उसको मकरू मान लेते हैं, लेकिन क्या हम कर सकते हैं शादी, जबकि हमको पता है कि 100% अगले दिन से हम क्या करने वाले हैं, कतई इंसाफ पॉसिबल नहीं है और दोनों के बीच में ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपके लिहाज से? अगर इंसान किसी भी आप आलिम के सामने जाके आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप पहले से ये बताएंगे उस आलिम को कि हम इस तरह की सीक्रेट मैरिज करने जा रहे हैं जिसमें हम सेकंड वाइफ को उसके जो राइट्स हैं जो इस्लाम में फर्ज किए गए वो हम नहीं देंगे, तो कोई भी आलम आपको इस तरह की मैरिज करने का अलाउ नहीं करेगा। ये बात तो एकदम क्लियर है, क्योंकि जो कुरान की आयत है वो ये क्लियरली कहती है कि यू हैव टू बी जस्ट बिटवीन योर वाइफ। आपको जस्टिस वाइफ के बीच में करनी ही करनी, जो उसके राइट्स हैं वो आपको देने ही देने हैं, और आप नहीं देना चाह रहे हैं, पहले से आपके मालूम है कि आप नहीं दे पाएंगे, तो कोई भी आलिम इस तरह की मैरिज जो है नहीं करेगा। तो ये सिर्फ बेसिकली अलाउ उस केसेस में किया जा सकता है जिन केसेस में कोई सिचुएशन ऐसी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं उलमा कि जैसे एक औरत थी जिसकी शादी हो रखी थी और उसका फिर
हस्बैंड जो था वो अच्छा नहीं था और उसका डिवोर्स हो गया है और वो जो हस्बैंड था वो अग्रेसिव था और ये वाइफ जो है वो दूसरे मैरिज करना चाह रही है। लेकिन उसको ये डर है कि क्या कहते हैं अगर पहले हस्बैंड को पता चलेगा तो वो एग्रेसिव हो सकता है और जो नया हस्बैंड है उसको हार्म पहुंचा सकता है, तो इस केस में सीक्रेट रखा जा सकता है। तो इस केस में, इस तरह के केसेस में, ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इस केस में, लेकिन इस तरह के केसेस में जो है इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, इसीलिए वो ग्रुप ऑफ उलेमा पूरी तरह से हराम नहीं कहते। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और आपको पहले से ये मालूम है कि आप राइट्स नहीं दे पाएँगे, तो ये आप किसी भी आलिम से पूछ के दे सकते हैं। अगर आप राइट्स नहीं दे पाएँगे अनटिल एंड अनलेस वो वाइफ खुद से ही वो राइट्स छोड़ने को तैयार हो, विदाउट एनी प्रेशर। आप किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर या किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना बनाएँ और वो अपने आप छोड़ने को तैयार हो तो बात अलग है। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से छोड़ने को नहीं तैयार है, तो फिर ये आपको मैरिज से पहले अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं, तो आपको सीरियसली इसको कंसिडर करना चाहिए, उस तरह की मैरिज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां आप मैरिज कर चुके हैं और ये ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि अब आप सॉल्यूशन ढूँढिए और समहाउ इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी सेकंड वाइफ को राइट्स दे पाएँ। समझ से, हिकमत के साथ काउंसलर्स से मिलके मशवरा करके, फैमिली से मशवरा, एक्सटेंडेड फैमिली से मशवरा करके और जो क्या कहते हैं उलमा से मशवरा करके किस तरह से उसको सॉल्व करना है, वो सोच के समझ के आप करिए, लेकिन वर्क करिए उस डायरेक्शन में जहां आप इसको सॉल्व करने में लगे हों। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे सवाल और टॉपिक थोड़ा सा अलग था। अगर कोई भी इस तरीके की आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या अपने आसपास उलमा से भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।